बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज हम जो आपके लिए मौजू लेकर आए हैं वो है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा एक जो बीमारी है वो एक एलर्जीज़ से ज़्यादातर उसका वास्ता है। बहुत सारा हिस्सा हमारे पॉपुलेशन का इस बीमारी में मुब्तला है। हम इस पे बात करेंगे कि ये क्यों होती है, उसमें के कौन से अवामिल मुलविस हैं। जैसे कि ये बहुत सारी एयर पोल्यूशन, एलर्जीज़ वगैरह, कोल्ड एयर है, स्मोकिंग, या किसी को कोई फ्रेगरेंस यानी किसी खुशबू से भी एलर्जी हो जाती है तो ये उसको अस्थमा हो जाता है। हम इस पे बात करेंगे कि ये जो इसके आइडेंटिफाइड फैक्टर्स हैं, यानी जिसमें जो इसको बढ़ाते हैं कि इसको कैसे रोका जाए। इसमें जो ज़्यादा हमारा जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो हैं एयर पोल्यूशन, एलर्जीज़ हैं, कोल्ड एयर है, स्मोकिंग या कोई खुशबू। इसकी वजह से भी ये अस्थमा हो जाता है। सांस लेने में दुश्वारी यानी ब्रेथलेसनेस हो जाती है। ये 75% अस्थमा GERD की बीमारी की वजह से, यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, एक मैदे की बीमारी है, इससे भी होती है। जो 75% अस्थमा पेशेंट होते हैं उसमें ये भी हो जाती है। और इसका एक बड़ा सबब पैसिव स्मोकिंग भी होता है। यानी पैसिव स्मोकिंग ये होती है कि जैसे आप घर में या किसी एक ही कमरे में कोई सिगरेट पी रहा हो तो दूसरे जो साथी हैं, बच्चे हैं, जो उसको स्मोक कर लेते हैं, अपनी तौर पे जो बेखुदी में स्मोक कर लेते हैं, तो उसकी जो पैसिव स्मोकिंग कहलाते हैं हम उसको, ये भी इसको ट्रिगर करती है यानी इसको बढ़ाती है। और ये अस्थमा वाली बीमारी में अगर थोड़ा सा भी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया तो ये एग्रावेट हो जाती है, यानी सांस लेने में बहुत सारी दुश्वारी हो जाती है। एस्प्रिन भी इसको ट्रिगर करती है, यानी टेबलेट अगर एस्प्रिन ज़्यादातर ली जाए तो उससे भी ये अस्थमा बढ़ जाती है। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको ये बात भी शेयर करता चलूँ कि ये बीमारी अगर देखा जाए कि ट्रीट नहीं हो पाती कभी कभार, तो इसकी वजूहत देखनी पड़ती हैं कि ये क्यों ट्रीट नहीं हो पाती। क्योंकि इसमें अस्थमा यानी सांस लेने में दुश्वारी तो होती है, लेकिन ये सही तरीके से अगर इसको ब्रोंकोडायलेटर वगैरह भी दें फिर भी ये ठीक नहीं हो पाती। तो इसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी बहुत सारी और बीमारी जिसमें जो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें ये मिमिक करती हैं कि ये ही अस्थमा है, लेकिन वो होती कुछ और हैं। उस मिसाल के तौर पर हम बात करें कि अगर कोई एयरवे में कोई ट्यूमर हो या कोई वोकल कॉर्ड्स का डिसफंक्शन है, एपिग्लॉटिस है, ये जो वजूहत हैं। और इसके साथ अगर COPD है यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, या कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, या एस्परजिलोसिस, ट्रैकोमलेशिया, ये जो सिम्टम्स हैं ये इसको ट्रिगर करती हैं और ये इसके मिमिक करती हैं, यानी इस जैसा ही आदमी को महसूस होता है, लेकिन ये मुख्तलिफ बीमारियां हैं। इसके इलाज और इसकी ट्रीटमेंट कुछ और होती है। इसमें जो बड़ी वजूहत हैं वो होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि अबनॉर्मली म्यूकस प्रोडक्शन होती है किसी ट्यूब्स में। ये पैंक्रियाटिक डक्ट्स में भी होती है, इंटेस्टाइन में भी होती है, और ब्रोंकियल्स में भी होती है। ब्रोंक्यूल्स में अगर आ गई तो इसको ब्लॉकेज कर लेगी, ब्लॉकेज करेगी तो ये इसको सांस लेने में दुश्वारी होगी। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस ये बचपन से होती है, जिसमें जो बच्चे का ग्रोथ कम होती है और उसको जो फेलियर टू थ्राइव होता है, यानी बढ़ता कम है, और उसके जो बॉडी फिज़िक है वो भी लो होती है, इसका कद भी ज़्यादा नहीं बढ़ता, और ये सांस लेने में मतलब बचपन से एक हेरिडिटी
करेक्टर तौर पे ये होती है, और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है इन बच्चों की। ये सिस्टिक फाइब्रोसिस एक हेरिडिटी डिसऑर्डर है जो जिसमें ये ज़्यादा प्रोडक्शन होती है म्यूकस की, जिसमें मैंने पहले बताया आपको कि पैंक्रियाटिक डक्ट्स में या इंटेस्टाइन में, और अगर ब्रोंकिस में हो गई तो इसमें सांस लेने में दुश्वारी आ जाती है। इसकी सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो अर्ली साइंस है उसमें पुअर ग्रोथ होती है, वेट गेन में कमी होती है, और कांस्टेंट कफिंग और वीजिंग वगैरह होती है, और इसकी साल्टी स्वीट्स यानी कोई खट्टे से मतलब स्वीटिंग होती है, ये अर्ली होती है। ये इसका हेरिडिटी जैसे कि डिसऑर्डर है, तो ये इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तकरीबन 37 तक होती है। इसके बाद बंदे को जो है उसको सांस लेने में दुश्वारी की वजह से, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है। इस्तेमाल लाइक सिम्टम्स किसी ड्रग एडवर्स रिएक्शंस की वजह से भी होते हैं, जैसे एसी इनहिबिटर्स यानी ब्लड प्रेशर की दवाइयों की वजह से, और बहुत से कॉमन डिजीज़ है CCF कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, इसमें भी ऐसी ही सिम्टम्स होती हैं, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा होती है, साइनोसाइटिस हैं, हाइपर वेंटिलेशन है जिसमें पैनिक अटैक्स होते हैं, ये भी है, डिसफंक्शनल ब्रीथलेसनेस होती है। इसमें एक चर्ग-स्ट्रॉस सिंड्रोम है, इसमें भी ऐसी कंडीशंस होती है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है जिसमें ब्रोंकियल अस्थमा लाइक सिम्टम्स होती हैं, लेकिन ये फिजिशियन हीमोलॉजी आपका इसको डायग्नोस करके बताएगा कि कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, यानी कैसे इससे बचा जाए। तो इसमें यह है कि जिस फैक्टर से जो होती है ये रिस्क फैक्टर्स, इसको आइडेंटिफाई किया जाए तो उसको फिर उसकी तरफ न राग़िब हो बंदा, तो उसकी वजह से भी हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो ज़्यादातर कोमार्बिडिटीज़ हैं, यानी जो बीमारियां इसको ज़्यादा फैलाती हैं, जिसकी वजह से ये हो जाती है, जिसमें वो ख़ास तौर पे नेज़ल साइनसिस डिज़ीज़ हैं, GERD है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिज़ीज़ वगैरह, ओबेसिटी है, या कोई साइकेट्रिक कंडीशंस, इसमें भी ऐसे ही होता है। तो इसको सबको अगर हम सेट रखें तो जो अस्थमा कंट्रोल में होती है। एसोसिएटेड कंडीशंस जो इसको वर्स करती हैं, यानी इस अस्थमा को, जिसमें राइनोसाइनटिस है, वोकल कॉर्ड डिसफंक्शन वगैरह है, या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया वगैरह, ये इसमें होता है। किसी इसकी ट्रीटमेंट में बाकायदा शुरू करने से पहले हम कोई नया पेशेंट जब देखते हैं तो उसको 2 या 4 हफ्ते तक इसको पहले इसकी सीवियरिटी देखते हैं, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट का सोचते हैं कि किस ट्रीटमेंट पे इसको लाया जाए। इसके जो ट्रीटमेंट है उस पर अगर आए तो हम इसमें इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट वगैरह हैं, लिकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, ओरल कार्टिकोस्टेरॉइड है, या थियोफाइलिन वगैरह इस्तेमाल में होती हैं इसमें। और अगर इसके साथ एक्सरसाइज की जाए तो इससे भी काफ़ी अस्थमा में असर पड़ता है, यानी इसको ठीक करने में मदद देती है। अगर एक्सरसाइज से इसका सिम्टम्स वर्स हो जाएं तो फिर भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन इसको मोंटेल्यूकास्ट वगैरह 2 घंटे पहले एक्सरसाइज से खा के, या 2 पफ्स ऑफ बीटा एगोनिस्ट इनहेलर के लेके 20 मिनट पहले फिर एक्सरसाइज के लिए जाए, तो फिर भी इसको जो सांस लेने में पहले दुश्वारी होगी तो वो उसको ठीक हो जाएगी। तो यू वियर्स इट्स ऑल अबाउट अस्थमा। अगर कोई आपको क्यूरी और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।